कुछ पूछना है, जो लास्ट क्लास पढ़ाई हुई थी इससे पहले, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पढ़ क्या रहे थे हम लोग? कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। कंपोजिशन में बोले तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो इसमें देखे थे कि वाटर, देन पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन। प्रोटीन में देखा था, है ना, फ्लोटिंग प्रोटीन, है ना, या फ्लोटिंग फैक्टर। प्रोथ्रोम्बिन, हाइड्रोजन, हाइब्रिन। देन देखा था इसी में बोले तो इम्यूनोग्लोबिन, इसमें सारे टाइप्स देख लिए थे, IgG, भी है और IgE, ये सारे देखे थे। फिर देखे थे जितने भी साइटोकाइन्स होंगे, साइटोकाइन्स एंड केमोकाइन्स, वो ब्लड प्लाज्मा में ही रहेगा। तो इसमें देखे थे जितने भी इंटरल्यूकिन्स तो इंटरल्यूकिन्स में देखे थे आयरन फर्स्ट, आयरन सेकेंड, आयरन थर्ड, आयरन 6, है ना, ये सब। देन उसमें और देखे थे क्या, इंटरफेरॉन, INF, है ना, इसमें अल्फा, बीटा और गामा। देन क्या देखे थे, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर में क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें कल ये सब सारा बता दिया गया था। इंटरफेरॉन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरफेरॉन जो भी वायरल इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है, जो भी वायरल इन्फेक्शन होंगे तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एंटीवायरल एक्टिविटीज में ये रिस्पॉन्सिबल होगा, रिएक्ट करेगा, है ना। कौन? ये डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग साइटोकाइन्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी जो हम डिटेल से नहीं जा रहा, इसलिए कि जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे फिर वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जानिए कि इंटरफेरॉन जो होते हैं वो वायरल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हाँ, वायरस इन्फेक्शन होगा तो फिर इसका कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा में चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। अब चेंज में ये भी स्टडी की बात है कि अब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये तो पता है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में ये सब डिटेल्स में बताया जाएगा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये जो होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, तो ये सब खास करके जो कैंसर ये सब जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
देन और भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, एम एंड ई। ये जो होते हैं ना एलर्जी, तो ये सब होता ही है उसमें रिस्पॉन्सिबल। इसका जो एम चेंज होता है, एम कंपोनेंट जो होते हैं वो जैसे बहुत सारे कैंसर्स हो, जैसे ल्यूकेमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर्स में होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलोन कैंसर में रिस्पॉन्सिबल होता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या इम्यूनोग्लोबिन। तो जितने भी टेस्ट होते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट देखना है, मैक्सिमम कहाँ से हो रहा है, ब्लड से ही हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा से ही हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो स्ट्रेस फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेस में आदमी है कि नहीं, वो सारे भी टेस्ट जो होते हैं यही से करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, हार्मोनल जो भी टेस्ट होगा, हार्मोनल टेस्ट जिसमें आप थायराइड हो गया है ना, क्या कहते हैं T3, T4, TSH है ना, जनरली ये टेस्ट करते हैं, ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, थायरोक्सिन, हाँ ये सब। तो ये सब जितने भी है ना, ये सारे जो होंगे हार्मोन्स का जो भी टेस्ट होगा वो किससे होगा, ग्रोथ फैक्टर का टेस्ट करना वो सारा इसी में होगा, है ना। तो इसी जितने भी हार्मोन्स का स्टडी होगा तो ब्लड प्लाज्मा से ही होगा। इतना बात समझ में आ गया, नोट डाउन करिए। देखिए टीचिंग ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ये सिस्टमेटिक वे में बताना चाहिए कि देखिए आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी ना, कि सर TNF अल्फा क्या होता है, TNF बीटा क्या होता है ना, और इंटरफेरॉन अल्फा बीटा गामा तीनों का अलग अलग क्या क्या फंक्शंस है, और वो कौन कौन सा सेल्स के द्वारा सेक्रेशन होता है। कल ही बताया था कि ये जितने भी बायो केमिकल्स है प्लाज्मा में, ठीक है, ये सारे क्या है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कहाँ से होगा, सेल्स का, सेल मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा, और सारे जो होंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम में कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा में मिलेगा, ठीक है। तो ये यही होता है कि पढ़ाई का कि क्यूरियोसिटी बढ़ाना, मतलब एक ही तो पहला टॉपिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन हमें अगला टॉपिक्स का आ रहा है कि अच्छा इस टॉपिक्स में और आगे क्या होगा। तो यही सब चीज़ होता है ना, और जो होता है बच्चे को और आगे मतलब समझने का वो जानने का और इच्छा बढ़ाता है इसमें। तो ये होता है। तो देखिए ये ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, T3 का क्या होगा, ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लीजिए। T4 का क्या होगा, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ठीक है। TSH का फॉरवर्ड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है कि ये देन इसके बाद प्रोटीन के बाद आ जाएगा, प्रोटीन के बाद आ जाएगा लिपिड्स। लिपिड्स तो कल बताया गया था कि लिपिड्स में क्या आएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हाँ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। इसी में देखेंगे यदि हमें टेस्टिंग के लिए जाएगा, जैसे लिपिड प्रोफाइल में बताया गया था, तो उसमें क्या ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोर, जिससे पूछूंगा ना वही बोलना है, ठीक है, पूछूंगा तब बोलना है, फॉस्फोलिपिड्स है ना। ये सारे जो होंगे टेस्ट होते हैं, है ना। फिर HDL, LDL है ना, ये सारे जो होंगे ये टेस्ट होंगे, ये सब सारे जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो ये लिपिड में हो गया। तो ऑलमोस्ट जितने भी बायोकेमिकल्स थे प्लाज्मा का, ऑलमोस्ट जो आप लोग को अभी जानना है वो सारे मैंने बता चुका।
देन अब नेक्स्ट में आया जाएगा टॉपिक्स में सेल्यूलर सेल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ ब्लड। ये अभी प्लाज्मा तो पढ़, लिक्विड पार्ट पढ़ लिए, अब सेल्यूलर पार्ट पढ़ना है। तो HDL जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होगा और LDL जो होगा वो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना। ये सब सारे देखेंगे, हार्ट से भी रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा नहीं। इसीलिए हार्ट रेट ये सब जो होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से क्या होता है, हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब सारे चीज जो होंगे, ये सारे टेस्ट जो होंगे वो लिपिड प्रोफाइल में होगा। अब देन हम आते हैं सेल्स ऑफ ब्लड या ब्लड सेल्स। सेल्स ऑफ ब्लड, सेल्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड सेल्स में देखेंगे मेनली RBC, WBC, प्लेटलेट्स। कल ही जाने थे अब RBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, है ना, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, है ना, क्लॉटिंग बोले तो ब्लड क्लॉटिंग। देखिए अब आता है, एक एक करके इसको जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फिजियोलॉजी के लिए भी, है ना, लाइफ से रिलेटेड समझने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल्स या सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, है ना। कॉर्पसेल्स को नहीं भी लिख सकते, जिससे आपको कठिनाई होगी बोलने में, तो रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए इसको समझने के लिए रेड ब्लड सेल्स का कंपोनेंट यदि बोलेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है रेड ब्लड सेल्स का, तो क्या क्या हो सकता है कंपोनेंट में, हाँ गुड, बताया गया था। देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट बताया गया था ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को HEMO ग्लोबिन लिख सकते हैं या HAEMO ग्लोबिन ऐसे भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन। तो अब देखिए हीमोग्लोबिन लग रहा है कि दो टर्म से बना हुआ है, एक हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन हम बताते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है थे, हीमोग्लोबिन ये क्या प्रोटीन है, पता आप लोग को। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन, हीम क्या, आयरन कंटेनिंग, आयरन है, और ग्लोबिन जो है ये अमीनो एसिड्स, प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। चलिए अमीनो एसिड्स भी, प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड्स, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखते हैं कि हीम मेन, देखिए दोनों का इतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस, यदि दो है तो दोनों एक साथ है तो दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हीम आयरन, आयरन क्या करता है, वो बाइंड करेगा, ठीक है, किसको बाइंड करेगा, प्रोटीन को, ऑक्सीजन को एंड CO को,
कार्बन मोनोक्साइड्स को, ठीक है, किसको, O2 को एंड CO। तो ये तो जैसे Fe है, Fe++ लिखते हैं ना, तो ये O2 को बाइंड किया, ठीक है, और ये CO, ठीक है, किसको, कार्बन मोनोक्साइड। देखिए ये क्यों, ऐसा क्यों, तो अब देखिए इसके फंक्शन से हमें समझ में आ जाएगा, हमें फंक्शन में समझ आएगा कि क्यों हीमोग्लोबिन के क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन का 2 मेजर फंक्शन, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 मेजर फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, HB से उसको डिनोट करते हैं, तो लिख दिया। अब 2 मेजर फंक्शन में अब देखिए इसका फंक्शन लंग्स में भी होगा, देन टिश्यू में भी होगा, ठीक है, लंग्स और टिश्यू दोनों में फंक्शंस होगा। अब इसका 2 मेजर फंक्शन में ये क्या करेगा, ट्रांसफर या ये लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू पेरिफेरल टिश्यू। पहला फंक्शन देखिए, ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू पेरिफेरल टिश्यू, देन ट्रांसपोर्ट of CO2 from peripheral tissue to lungs। तो अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या कर रहा, एक तो O2 को बाइंड करके पहुंचा रहा, दूसरा CO2 को क्या कर रहा, एडजस्ट करवा रहा, ठीक है, क्या कर रहा, एडजस्ट करवा रहा, CO2 को एडजस्ट करवा रहा, देन O2 को वो पहुंचा रहा, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहीं पे है कि यदि हम बोलेंगे या ये कहाँ रहेगा, हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा, आरबीसी में। आरबीसी का देख जानते हैं कि मेनली सर्कुलर शेप होता है आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होगा उस पर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो अब इसीलिए नहीं रहता है कि उस स्टेज में जो होगा इसको ज्यादा O2 चाहिए, O2 का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, है ना, तो जितना स्पेस रहेगा उतना O2 ले पाएगा, या हीमोग्लोबिन रहेगा तब, इसीलिए देखते हैं प्रिस्क्राइब करता है कि हीमोग्लोबिन ना आयरन का मेडिसिन, है ना, ये सब सारे प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर यदि उसको कमी बुझाता है तो O2, तो मैक्सिमम O2 को क्या करेगा, वो ट्रैप करेगा, बाइंड करेगा, देन उसको सेल्स को पहुंचाएगा। ये भी देखा गया कि मान के चलिए आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा, है ना, ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा, तो फिर और ज्यादा, तो उसको ट्रैप कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा, तो उस टाइम में हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ भी सकता है, बढ़ भी जाता है, यदि आप फिजिकल कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन की मात्रा उस टाइम में बढ़ जाए। नहीं तो आप प्लेन, अभी तो प्लेन एरिया में हाई एल्टीट्यूड पे चले जाइए, तो इनिशियली क्या होगा, वहां पे भी बहुत ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा, इसलिए कि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम होता है, तो यदि कम होगा तो वहां पे क्या होता है, और भी ऑक्सीजन की आपकी बॉडी डिमांड करेगा, जो अपना फुलफिल करने के लिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, ये सारा, तो वो मेंटेन करने के लिए और चाहिए, तो उस टाइम में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की भी मात्रा बढ़ेगी, है ना, और आरबीसी का शेप भी चेंज होगा, क्या होगा, आरबीसी का शेप भी उस पर चेंज होगा। तो ये बात की, ये बाद में रिसर्च की बात होती है या ज्यादा नॉलेज की बात होती है, ये सब अभी आपको पढ़ने के लिए है नहीं, इसीलिए मैं बता दिया। लेकिन देखिए इसी में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, एबनॉर्मलिटी,
ठीक है। यदि अपॉर्चुनिटी आ जाएगा तो मान के चलिए यदि इसका शेप जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इसका शेप चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। हाँ इसी में हो गया। मान के चलिए इसका शेप तो देखो सिकल शेप है ना, तो आप लोग जानते हैं सिकल सेल सेल एनीमिया, एनीमिया तो शेप चेंज होगा तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता सारे न्यूट्रिएंट्स का भी कि प्रॉपर वे में हमें न्यूट्रिएंट्स लेना है। नोट डाउन करिए। फंक्शंस, ठीक है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू पेरिफेरल टिश्यू, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लंग्स। अब देखिए लंग्स में क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ O2, ये O2 को क्या करेगा, बाइंड करेगा, किससे, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिस हीमोग्लोबिन में अभी ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, तो ये क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ O2 टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जिसको हम प्रोटॉन कहेंगे। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन वहां पे रिलीज होगा। अब देखिए टिश्यू में क्या करेगा, वही जो रिलीज हुआ उसको क्या करेगा, हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा, ठीक है। प्रोटॉन को क्या करेगा, बाइंड करेगा, देन क्या करेगा, रिलीज O2 करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन टिश्यू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, देन डिक्रीज ऑफ पीएच। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यदि पीएच डिक्रीज होगा तो रिजल्टिंग डिक्रीज दी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगा, वो घट जाएगा, तो उसको प्रभावित करेगा। इसको लिख लीजिए, जो डॉट है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई भी पूछ सकते हैं, कोई डॉट नहीं है, ओके। देन आप आएंगे किस पे, आरबीसी बता दिया, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होगा, एक सेंटेंस में बोलिए आरबीसी का फंक्शन, तो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, सिंपल भाषा में बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। देन ये भी होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या होगा, ब्लड में ही होगा, तो ब्लड में ये होगा तो ये कैरी जो होगा, ठीक है, तो ब्लड के ही थ्रू होगा, ब्लड के ही थ्रू होगा। तो मेन फंक्शन जो होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। देखिए ये O2 को क्या करता है, पहुंचाता है टिश्यू तक, और CO2 को एडजस्ट भी करता है ना, मेन फंक्शन ये याद रखना है। देन अब आएगा WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में देखेंगे ये क्या करता है, ये डिफेंसिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ये डिफेंस होता है, हमारे बॉडी का फौज होता है। तो कैसे होता है इसके बाद बताता हूँ।